दोस्तों, आज हम आपके सामने यूजीसी नेट जेआरएफ इतिहास के महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मेरा आज का वीडियो है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत पाठ से है, जिसमें कि इससे पहले जो वीडियो बनाया गया है उसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन आगे जो वीडियो में है आज हम उसको लेकर चल रहे हैं। इसमें है मुद्रा विश्लेषण। मुद्रा विश्लेषण में है, हमको अगर देखा जाए यहाँ क्या है मुद्रा विश्लेषण। मुद्रा विश्लेषण में क्या होता है कि गुप्त काल के सिक्के से हमें उस काल के प्रमुख घटनाओं की जानकारी मिलती है, जहां समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर यूप बना होता है। मतलब कहा कि गुप्त काल के सिक्के से हमें उस काल के प्रमुख घटनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे समुद्रगुप्त के कुछ सिक्के पर यूप बना है और अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदे है, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब यह होता है कि किस शासक के सिक्का से यह पता चलता है उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। समुद्रगुप्त के गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, उसके सिक्का से पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था, क्योंकि उसका कुछ सिक्का पर ऐसे प्रमाण मिले हैं जिस सिक्का पर क्या लिखा है, यूप बना है और अश्वमेध पराक्रम शब्द खुदा हुआ है। फिर आगे है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के से यह अनुमान लगाया गया है उसने शकों को पराजित किया होगा, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के पश्चिमी भारत में ही चलते थे। मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के से यह अनुमान लगाया गया है कि उसने शकों को पराजित किया होगा, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के पश्चिमी भारत में ही चलते थे। मतलब इससे क्या पता चला कि किसने शकों को पराजित किया? गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया, क्योंकि चांदी के सिक्का का यह प्रमाण दिखाता है क्योंकि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही पराजित किया, क्योंकि उस समय में चांदी का सिक्का जो है पश्चिमी भारत में ही चलते थे। अब आगे है स्मारक। सबसे पहले अगर स्मारक की चर्चा करें तो स्मारक में क्या सब है उसके बारे में जान लेना चाहते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है स्मारक। उसमें क्या होता है, स्मारक या अवशेष भी। फिर स्मारक ऐसी इमारत है जो आज भी लगभग उसी रूप में मौजूद है जिन रूपों में वे मौजूद थे। इस तरह से किसी भी शासक के आर्थिक स्थिति का पता उस स्मारक से पता चल जाता है। फिर इस तरह से स्मारक का में क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है उस पर चले कि जहां उत्तर भारत में नागर शैली का प्रयोग किया जाता था, वहीं दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का, मतलब उत्तर भारत में किस शैली का प्रयोग किया जाता था? नागर शैली का, जबकि दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का। जबकि मध्यवर्ती भारत में इन दोनों शैली का विकास हुआ था, जिससे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या होता है कि स्मारक पर चाहे किसी राजा का महल हो या उस समय जो भी मंदिर बनाए गए होंगे उस पर जो चित्रकारी किया गया था, उस पर जो नक्काशी की गई थी, उससे वहां उसके उस समय के तकनीक का पता चलता था। जिसमें कि अगर देखा जाए तो उत्तर भारत में खास करके किस शैली का विकास किया गया था? तो नागर शैली का। उत्तर भारत में किस शैली का प्रयोग किया गया था? तो नागर शैली का। दक्षिण भारत में किस शैली का प्रयोग किया गया था? तो द्रविड़ शैली का। लेकिन मध्यवर्ती भारत में चले कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का मिश्रण है, जिसको क्या बोले? बेसर शैली। यह क्वेश्चन पूछता जाए तो बेसर शैली का विकास कहां पर किया गया? तो मध्यवर्ती भारत में। उत्तर भारत में कौन शैली? तो नागर शैली। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। फिर आगे
चर्चा करें अवशेष पर, तो अवशेष है क्या चीज, मतलब उत्खनन से जो अवशेष पुरातत्वविदों को प्राप्त हुए हैं उससे प्रागैतिहासिक और अधैतिहासिक काल पर विशेष प्रकाश पड़ता है। फिर आगे इसमें क्या है, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता जो है किस प्रकार की सभ्यता है, क्वेश्चन पूछता है। हड़प्पा सभ्यता क्या है, कांस्ययुगीन सभ्यता। इसके बाद मौर्य की राजधानी, मौर्य वंश की राजधानी अगर देखा जाए पाटलिपुत्र, और उसके राजमहल के अवशेष जो प्राप्त हुए कुम्हार से प्राप्त हुए। मौर्य की राजधानी क्या था, पाटलिपुत्र, और उसके राजमहल के अवशेष कहां से प्राप्त हो गए, कुम्हार से। फिर आगे इसमें है अवशेष में कि नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर से उस भव्यता का एहसास नहीं होता है जो साहित्यिक स्रोत को देखने को मिलता है। यहाँ 10,000 छात्र शिक्षक एक साथ रहे होंगे, जैसा कि चीनी यात्री ह्वेनसांग बताते हैं। मतलब चीनी यात्री ह्वेनसांग बता रहे हैं कि नालंदा के खंडहर से उस बात का प्रमाण हमको नहीं मिलता है, या ऐतिहासिक स्रोत देखने से यह पता नहीं चलता है कि वहां 10,000 छात्र शिक्षक एक साथ नालंदा विश्वविद्यालय में रहे होंगे उसके अवशेष से। फिर आगे इसमें चर्चा किया जाए हस्तिनापुर की खुदाई के आधार पर डॉक्टर बीवी लाल का मानना है कि महाभारत की खुदाई के आधार पर वर्णित कौरव और पांडव का युद्ध लगभग 900 ईस्वी पूर्व में हुआ था। मतलब हस्तिनापुर की खुदाई जब किया गया तो डॉक्टर बीवी लाल थापर ने बता दिया कि महाभारत की जो खुदाई की गई थी उसमें वर्णित किया गया था कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था 900 ईस्वी पूर्व में। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं मृदभांड पर। तो मृदभांड में क्या होता है कि पुरातात्विक स्रोतों में मृदभांड का अपना महत्व है। जैसे अगर चर्चा किया जाए ऋंग वेद काल में के द्वारा, ऋंग वेद काल के लोगों द्वारा BRW, OCP और PGW मृदभांडों का प्रयोग किया गया है। मतलब कहा कि ऋंग वैदिक काल के लोगों द्वारा BRW, OCP और TGW मृदभांडों का प्रयोग किया गया है। फिर उत्तर वैदिक काल में BW, RW, BRW और PGW प्रकार के मृदभांड का प्रयोग किया गया है। फिर बुद्ध काल की पहचान किया जाए तो बुद्ध काल की पहचान NBPW संस्कृति से होता है। फिर आगे चर्चा किया जाए मूर्तिकला। मूर्तिकला प्राचीन भारतीय इतिहास का एक प्रमुख स्रोत है। फिर इसमें 3 प्रकार के मूर्तिकला शैली का विकास किया गया है। एक गंधार कला शैली है, इसके बाद मथुरा कला शैली है, अमरावती कला शैली है। मूर्तिकला का उदाहरण है, अगर गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला जो है मूर्तिकला का उदाहरण है। अब मूर्तिकला में अगर देखा जाए कि मूर्तिकला में विदेशी, ये मथुरा कला जो है विदेशी प्रभाव दिखाई पड़ता है। मथुरा कला शैली में लगता है कि विदेशी हाव है, जिसमें कि विदेशी चित्रों को दर्शाया गया है विदेशी हाव से। फिर मथुरा और अमरावती कला जो है विशुद्ध भारतीय कला है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा, इनमें से कौन सा कला विशुद्ध भारतीय कला है? मथुरा और अमरावती जो है विशुद्ध भारतीय कला है। गंधार कला में जहां स्वाभाविकता का पता चलता है, वही मथुरा कला में आध्यात्मिकता का, मतलब मथुरा कला में आध्यात्मिकता मतलब उसके ज्ञान, मतलब उसका पता चलता है। जिस तरह से कोई भी सरस्वती है तो उसमें आध्यात्मिक माना जाता है। फिर इस तरह से ये सारे बात की चर्चा हम करते रहे। फिर आगे जो इसमें और सब पढ़ने के लिए है, चित्रकला है कि यह कला प्रमुख स्रोत सामग्री है। जिस तरह से अजंता के चित्रकला का विकास का सुंदर उदाहरण है अजंता में, जिसमें मनोभाव और सजीव चित्रण किया गया है, जो कला का अद्वितीय उदाहरण है। फिर इसमें देखा जाए कि माता और शिशु या मन्नासन राजकुमारी जैसे चित्रों
कि ऐसे मनोभाव का चित्रण किया गया है चित्रकला में। फिर आगे जो मेरा टॉपिक है इसमें लेके चलेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में देखेंगे किस तरह से धार्मिक साहित्य है, धर्मेत्तर तथा लौकिक साहित्य है, विदेशी साहित्य है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अब हम आप लोग के लिए ये बात बताने जा रहे हैं जिसमें कि ये सिर्फ यूजीसी नेट के लिए जो स्पेशल तो बनाया गया ही है, साथ साथ कोई भी आप यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूजी का हो या पीजी का हो, ये सारे वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे।